हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। हमने हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बेसिक टर्म्स को देखा था, जिसमें हम लोग रियल फ्लो को किए थे और मनी फ्लो को किए थे। आज की हमारी क्लास में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखेंगे कि व्हाट डज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्चुअली मीन्स। आय का चक्रीय प्रवाह जो होता है उसको वास्तव में हम क्या कहते हैं और वो किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स में काम करता है, उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, द इंट्रोडक्शन सेज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर इनकम इज अ मॉडल ऑफ द इकोनॉमी इन विच द मेजर एक्सचेंजेस आर रिप्रेजेंटेड एज फ्लोज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट्स। मतलब कि जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बताता है? एक्सचेंजेस को बताता है, विनिमय को बताता है। किस चीज़ का विनिमय? मुद्रा का विनिमय, वस्तुओं का विनिमय और सेवाओं का विनिमय विभिन्न आर्थिक एजेंट्स के बीच में बताता है। तो जब इकोनॉमी में ये सारे गुड्स, सर्विसेज और मनी का एक्सचेंज होते रहता है हाउस बिजनेस सेक्टर से इंडिविजुअल सेक्टर्स के बीच में, तब हम लोग इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो डायग्राम। हम लोग ये कह सकते हैं कि द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम is the basis of the national accounts and hence it is the basis of the macroeconomic analysis। मतलब कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है, वो नेशनल अकाउंट्स, राष्ट्रीय लेखा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसी कारण से इसको समष्टि अर्थशास्त्र में एक विशेष स्थान दिया गया है। Now we are looking into the history of the circular flow of income. So the first economist who has introduced the circular flow is Professor Richard Cantillon. प्रोफेसर रिचर्ड कैंटिलन जो थे वो एक 18th सेंचुरी फ्रेंच आयरिश अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1730 में अपनी किताब ऐसे ऑन द नेचर ऑफ ट्रेड इन जनरल, इस किताब में इन्होंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बताया था। और इनके अनुसार जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जो आर्थिक एजेंट्स होते हैं, वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी ओनर्स, फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, लेबरर्स और आर्टिशियंस आते हैं। इनके बाद सेकेंड में अगेन 18th सेंचुरी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे फ्रैंकोस क्वेने। इनकी किताब आई थी इकोनॉमिक टेबल 1758 में। इस किताब में भी इन्होंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बताया था, बट इनका जो थ्योरी था वो रिचर्ड कैंटिलन की थ्योरी से थोड़ा डिफरेंट था। कैंटिलन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एजेंट्स 5 टाइप्स के थे, बट क्वेने के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एजेंट्स 3 प्रकार के थे। उसमें आते हैं प्रॉपर्टियर क्लास, जिसमें लैंड ओनर्स आते हैं, प्रोडक्टिव क्लास जिसमें एग्रीकल्चरल लेबरर्स आते हैं, स्टेराइल क्लास जिसमें कि आर्टिशियंस और मर्चेंट्स आते हैं। इनके बाद नेक्स्ट आए कार्ल मार्क्स जो कि जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। इनकी किताब थी दास कैपिटल। इस किताब में इन्होंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बताया था। जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की थियोरी में और उनके मॉडल्स में भी काफ़ी डेवलपमेंट होता गया। एंड इन 1933 अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट J.M. कीन्स, इनकी किताब आई थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस थ्योरी में इन्होंने सर्कुलर फ्लो को बताया था। बट द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट who visualizes the modern circular flow of income model is Frank Knight। ये जो फ्रैंक नाइट है, ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1933 में किताब लिखी थी द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और इस किताब में इन्होंने फर्स्ट टाइम मॉडर्न सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल को शामिल किया था। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, दीज आर द 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लोज। 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लोज का मतलब ये है कि आय के चक्रीय प्रवाह के जो 3 चरण हैं, उन चरणों को यहाँ पे बताया गया है। सो द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन फेज। ये जो प्रोडक्शन फेज है, इसको कहा जाता है उत्पादन का जो चरण होता है। इस प्रोडक्शन फेज में हम लोग सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, इट बिकम्स द रियल फ्लो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गुड्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू और मार्केट वैल्यू, इट कम्स अंडर द मनी फ्लो। जो प्रोडक्शन सेक्शन है, वहाँ पर रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों आ जाएंगी।
प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट होता है इनकम। इनकम को बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से रिकॉग्नाइज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूशन के फेज को बता रहा है, वितरण के चरण को बता रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आय का वितरण हो रहा है। दैट मीन्स द फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का फ्लो कहाँ से हो रहा है, ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, इस प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर्स में आय का वितरण हो रहा है। तो आय का वितरण किसके फॉर्म में होगा, आय का वितरण होगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो यहाँ पर ये जो आय का वितरण हो रहा है दैट इज बेसिकली द मनी फ्लो। नेक्स्ट कम्स द एक्सपेंडिचर सेक्शन। एक्सपेंडिचर फेज जब आता है, व्यय का जो चरण आता है, इसको डिस्पोजिशन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि व्यय को किस प्रकार से हम लोगों को अलग अलग मतों में खर्च करना है। सो इन तीनों चीज़ों को मिला करके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो बनता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि वो कौन से कारक हैं जो कि आय के चक्रीय प्रवाह को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आएगा द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब कि जो उत्पादक क्षेत्र होता है वो कहलाता है। देन द सेकेंड इज द हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब घरेलू क्षेत्र। फिर आता है द गवर्नमेंट सेक्टर, मीन्स सरकार, जो सरकारी हस्तक्षेप जहाँ पर आ जाता है वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है। उसके बाद आता है द फाइनेंशियल सेक्टर विच मीन्स वित्तीय क्षेत्र। और उसके बाद लास्ट में आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको रो कहा जाता है। रो मतलब यहाँ पे जो समस्त विश्व जो है वो इसमें शामिल हो जाता है। तो इन पांचों चीज़ों को मिला करके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो काम करता है। यहाँ पर आता है हाउस होल्ड्स। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो घरेलू क्षेत्र होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं। घरेलू क्षेत्र जो होते हैं वो सबसे पहले तो उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं। ओन्स ऑल रिसोर्सेज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब ये होता है जो घरेलू क्षेत्र होते हैं, जो परिवार क्षेत्र होता है, वो ये सारे जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये सारे जो उत्पादन के साधन है वो उनके ओनर्स होते हैं। पहली चीज ये होती है। सेकेंडली दे रिक्वायर्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल वांट्स। जो हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं उनको गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है, उनको वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत होती है। काय के लिए ज़रूरत होती है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तीसरा ये बता रहा है दे आर एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स दैट शेयर देयर इनकम। सो हाउस होल्ड सेक्टर्स में वो सारे व्यक्ति आते हैं या व्यक्तियों का समूह आता है जो कि अपने आय को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। सो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर के दो फंक्शंस है। पहला, दे सप्लाई डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो उत्पादन के साधनों की सप्लाई करते हैं, की पूर्ति करते हैं, वो उत्पादनों के साधनों को प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को देते हैं। और दूसरा है द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड ऑल्सो वर्क्स एज कंज्यूमर्स। जो हाउस होल्ड्स के जो मेंबर्स हैं वो कंज्यूमर्स के रूप में, क्रेता के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट कम्स योर प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब कि जहाँ पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का वो सेक्टर जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है दे यूजेस रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो होता है हाउस होल्ड सेक्टर से उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडली क्या करते हैं, दे सेल्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इनकम। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को बना करके उसको मार्केट में सेल करता है फॉर इनकम जनरेशन। So we can say that an organization that produces goods and services for sale, it is considered to be a producing sector. तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे संगठन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, उसको मार्केट में सेल करने के लिए वो उत्पादन क्षेत्र में शामिल होते हैं। और इनका मेन एम क्या होता है, मेन एम इनका होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे कंज्यूमर्स का मेन एम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, वैसे ही प्रोड्यूसर्स का मेन एम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो बेसिकली द टू फंक्शंस ऑफ द प्रोड्यूसिंग सेक्टर आर द प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सीरीज एंड सप्लाइज देम इन द मार्केट, एंड सेकेंड द फर्म्स परचेज इनपुट्स
or raw materials from households to use them in the production process. थर्ड हमारा आता है गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पर कि सरकारी क्षेत्र को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है। गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या करता है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, इनकम को अर्न करती है और एक्सपेंसेस को बनाती है। तो गवर्नमेंट का दो फंक्शन हो रहा है यहाँ पर। गवर्नमेंट सेक्टर पहले क्या करेगी, टैक्स और नॉन टैक्स के जरिए रेवेन्यू जनरेट करेगी। सो द गवर्नमेंट सेक्टर अर्न्स revenue from either tax or non-tax sources, both from the households and the firm. It means कि जो सरकारी क्षेत्र है वो राजस्व को लेगी। राजस्व को कैसे लेगी, वो राजस्व को एकत्रित करेगी हाउस होल्ड सेक्टर से और फर्म से कर के द्वारा और गैर कर स्रोतों के द्वारा। सेकेंड इज Government provides essential public services such as maintenance of law and order, defense services, judiciary, etc. अब पहले तो इन्होंने रेवेन्यू ले लिया, राजस्व को इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब वो क्या करेगी, इसी राजस्व को सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंडिचर करेगी, खर्च करेगी। सो हम लोगों को ये कौन कौन सी सार्वजनिक सेवाएं देगी, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस है, जुडिशरी, हेल्थ, स्कूल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को हम लोग वित्तीय क्षेत्र कहते हैं। इस वित्तीय क्षेत्र में बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है, दो काम होता है, एक होता है बोरोइंग और दूसरा होता है लेंडिंग। ऋण लेना और उधार देना, इसका काम होता है फाइनेंशियल सेक्टर का। तो इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है, द लीकेजेस दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड इन द इकोनॉमी इज द ऑप्शन फॉर हाउस होल्ड्स टू सेव देयर मनी। इसका मतलब ये होता है कि जो वित्तीय संस्था है, जो लीकेजेस हमको प्रोवाइड कर रही है, इस लीकेजेस के थ्रू हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लीकेजेस यानी कि रिसाव। तो वित्तीय क्षेत्र जो रिसाव कर रही है, उस रिसाव से घरेलू क्षेत्र जो है वो बचत कर सकते हैं अपने इनकम का। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे जो समस्त जो विश्व आ जाता है वो आ जाएगा। जब हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ काम करेगी और ये एक ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। अभी तक की इकोनॉमी जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर्स थे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर थे, गवर्नमेंट सेक्टर था और फाइनेंशियल सेक्टर था। बट जब हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स आ जाते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ पे इनके दो तरीके के काम होंगे। पहला होगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात करना। एंड सेकेंडली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी का अंतर्वाह और बहिर्वाह। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। Now this is the main slide. This slide shows the different types of models in circular flow of income. इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह के कौन कौन से अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके 4 प्रकार के मॉडल हैं। पहला है 2 सेक्टर मॉडल, जिसमें कि हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर आएंगे। दूसरा है 3 सेक्टर मॉडल, जिसमें प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर आएगा। तीसरा है 4 सेक्टर मॉडल, जिसमें हम लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे। और जो 5th वन है, दैट इज द 5th मॉडल इज योर मॉडल व्हेन द इकोनॉमी इज डीलिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी को डील करते हैं। सो व्हाट इज 2 सेक्टर इकोनॉमी बेसिकली मीन्स? In the basic circular flow of income or 2 sector circular flow of income model, the state of equilibrium is defined as a situation in which there is no tendency for the level of income, expenditure and output to change.
इसका मतलब ये होता है कि जो टू सेक्टर सर्कुलर मॉडल है, उस मॉडल में जो इक्विलिब्रियम का जो सिचुएशन है, संतुलन का जो बिंदु है, वो उस पॉइंट में आएगा जहाँ पर हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर, जो आउटपुट है, वो सब एक दूसरे से बराबर होंगे, वो वहाँ पे कभी चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को देंगे, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर्स को फैक्टर पेमेंट्स देंगे। अब जब हाउस होल्ड्स ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया था, तो उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और बाद में वो उसको मार्केट में सेल कर देंगे। इसको हम लोग एक सर्कुलर फ्लो के डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स है और कंज्यूमर सेक्टर है, और यहाँ पे फर्म्स है जिसको प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने फैक्टर सर्विसेज को दे रहे हैं। फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। हाउस होल्ड सेक्टर ने अपने फैक्टर सर्विसेज को दिया, और इस फैक्टर सर्विसेज के देने के बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ने उनको फैक्टर पेमेंट्स दिया। फैक्टर पेमेंट्स हो गए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। सेकेंड फेज में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो फैक्टर सर्विसेज थे, इन फैक्टर सर्विसेज को लेकर के ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज को जब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करेंगे, क्यों सेल करेंगे? क्योंकि यही जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो इस गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करते हैं अपने वांट्स को पूरा करने के लिए। तो जब ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे तो ये अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर में जा रहा है, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्चा करेगा, इस गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इसको खर्चा करेगा। तो जो ये हम लोग अंदर का जो दो एरो बता रहा है ना कि वाला फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक्चुअली रियल फ्लो को बता रहा है। ठीक है, यहाँ से फैक्टर्स गए, इस फैक्टर्स को यूज़ करके इन्होंने प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गुड्स का प्रोडक्शन किया और गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर में दे रहे हैं। तो ये इनके फैक्टर सर्विसेज रियल फ्लोज हो गए। और ये जो बाहर का जो एरो मार्किंग है, आउटर एरो मार्किंग जो बता रहा है, ये जो फैक्टर पेमेंट्स को बता रहा है, और ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज को बता रहा है, ये हो जाता है हमारा मनी फ्लो। क्योंकि यहाँ पर लैंड के बदले में रेंट दिया जा रहा है, लेबर को वेजेस दे रहे हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इंटरप्राइज को उनका प्रॉफिट दिया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड सेक्टर में चली गई। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो हो गई वो हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम हो गया। अब उसी इनकम को यूज़ करता है हाउस होल्ड सेक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। नेक्स्ट है हमारा 3 सेक्टर मॉडल। अब जब हम लोग 3 सेक्टर मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से इनकम को जनरेट करता है, रेवेन्यू को जनरेट करता है टैक्स के फॉर्म्स में, और फिर उसी टैक्स को जो उन्होंने जनरेट किया है उसको वो यूज़ करते हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। सो इफ़ वी लुक इनटू द डायग्राम, यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं जिसको हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर्स कहते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है जो कि हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, और ये है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही रहेगी कि हाउस होल्ड्स ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को रिसोर्सेज दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल दिया। इस लैंड, लेबर, कैपिटल के बदले में सेकेंड स्टेज में उनको इनकम और वेजेस मिल गए। इसी लैंड, लेबर, कैपिटल को यूज करके जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, और उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स जो है वो स्पेंड करने, खरीदने में। अब हम लोग यहाँ पे जब गवर्नमेंट का रोल आ जाता है तब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जब सेकेंड 2 सेक्टर मॉडल देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कंज्यूमर्स की जितनी भी इनकम है वो सारी इनकम को वो कंजप्शन में स्पेंड कर देता है। सो कंज्यूमर्स स्पेंड ऑल देयर इनकम इन कंजप्शन। बट यहाँ पर जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंज्यूमर्स जो है वो सारी अपनी इनकम को कंजप्शन स्पेंडिंग में नहीं लगाएगा। वो इनकम का कुछ जो पोर्शन है उसको वो टैक्स के फॉर्म में सरकार को दे देता है, और जो सरकार जो है
कंज्यूमर से जो कर राजस्व को एकत्रित करती है, उसी कर राजस्व को वो क्या करेगी, स्पेंड करेगी, खर्चा करेगी। किस चीज़ में खर्चा करेगी, खर्चा होकर के वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में जाएगा। उसको वो पब्लिक सर्विसेज के लिए, रोड बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, स्कूल, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पे वो उसको खर्चा कर देती है। सो ये आज हम लोगों ने 2 मॉडल्स देखा, 2 सेक्टर मॉडल एंड 3 सेक्टर मॉडल। इसके अलावा जो रेस्ट 2 मॉडल्स है, दैट इज़ द 4 सेक्टर मॉडल एंड द 5 सेक्टर मॉडल, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शंस होते हैं और लीकेजेस होते हैं। टिल देन, बाय बाय।